बॉडीगार्ड्स ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जल्द ही उस बड़े कमरे में सिर्फ सिद्धार्थ, लोकेश कुछ कहते उससे पहले ही उनके बॉडीगार्ड्स ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जल्द ही उस बड़े कमरे में सिर्फ सिद्धार्थ, घायल वरुण, सौम्या, लोकेश और मिसेस लोखंडे ही रह गए। यहां तक कि दिल्ली अस्पताल के डायरेक्टर शर्मा को भी बाहर भेज दिया गया। सिद्धार्थ, क्या इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना ठीक नहीं रहेगा? वहां सारे मेडिकल उपकरण हैं। सौम्या ने सिद्धार्थ को शांति से बेड के पास खड़ा देखकर पूछा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैं आयुर्वेद का जानकार हूं, मुझे अंग्रेजी दवाओं और मशीनों के तरीकों का ज्यादा पता नहीं है, इसलिए ऑपरेशन थिएटर मेरे किसी काम का नहीं है। तो तुम इसे कैसे बचाओगे? जैसा कि मैंने कहा, मैं आयुर्वेद और अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करूंगा। आयुर्वेद के तरीके। सौम्या उलझन में थी। क्या तुम नब्ज देखोगे? लेकिन वरुण तो बेहोश है, वो तुम्हें कुछ बता नहीं पाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ। मिस्टर लोकेश, मिसेस लोखंडे, कृपया इसके कपड़े उतार दीजिए। जहां से मुश्किल हो वहां कैंची का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि घावों को हाथ न लगे। ऑफिसर सौम्या, आप बस खड़ी मत रहिए। जब मैं सुइयां लगाऊं और मुझे पसीना आए तो उसे पोंछने में मदद करना। कुछ निर्देश देने के बाद सिद्धार्थ ने मरीज की हालत को गहराई से परखा और फिर अपने पास रखा एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाला। उसने उसे बगल की मेज पर रखा और खोला। अंदर बालों जितनी पतली 5 सुइयां करीने से रखी थीं। ये वही पंचतत्व सुई सेट था जो उसे हाल ही में पुराने बाजार से मिला था। उन सुइयों को देखते हुए सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो। उसने बक्से में से हरित काष्ठ सार से बनी काष्ठ सुई उठाई, एक लंबी सांस ली और बिजली जैसी फुर्ती के साथ उसे मरीज के सीने में छुपो दिया। यह काष्ठ सुई प्राण शक्ति से भरपूर थी और एक तरह का काष्ठ दिव्य अस्त्र थी। इसमें शरीर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने और जीवन शक्ति को फिर से लौटाने का चमत्कारिक गुण था। सिद्धार्थ का मकसद इस सुई के जरिए वरुण के धीरे धड़कते दिल को प्राण शक्ति से झकझोरना था, ताकि उसे आगे के इलाज के लिए थोड़ा और समय मिल सके। पहली सुई लगाने के कुछ ही पल बाद सिद्धार्थ ने बक्से से दूसरी सुई उठाई, जो एक जल सुई थी। यह जल सुई भी प्राण शक्ति से भरी थी और एक जल दिव्य अस्त्र की तरह काम करती थी, जिसमें घावों को भरने की अद्भुत क्षमता थी। सिद्धार्थ ने इसे वरुण की टूटी हुई पसली के पास वाले एक खास पॉइंट पर लगाया। सौम्या, लोकेश और मिसेस लोखंडे की नजरों के सामने सिद्धार्थ ने अब एक साथ पृथ्वी सुई और स्वर्ण सुई अपने हाथों में उठा ली। पृथ्वी सुई पीली मिट्टी के दुर्लभ पत्थर से बनी थी, जबकि स्वर्ण सुई खास तौर पर स्वर्ण कौआ उल्कापिंड से तैयार की गई थी। ये दोनों सुइयां क्रमशः पृथ्वी और स्वर्ण तत्वों से जुड़ी दिव्य वस्तुएं थीं। इनमें से एक में खून बहने से रोकने का अद्भुत गुण था और दूसरी शरीर की बंद नसों और ऊर्जा के रास्तों को खोलने का काम करती थी। सिद्धार्थ ने पृथ्वी सुई को वरुण के लहूलुहान फेफड़ों के पास लगाया और स्वर्ण सुई को पेट के निचले हिस्से में मौजूद प्राण सागर में चुभो दिया। इसी के साथ सुइयां लगाने का काम पूरा हुआ। क्या तुम सच में सिर्फ इन सुइयों से इसका इलाज कर रहे हो? क्या वाकई यह काम करेगा? हालांकि सौम्या जानती थी कि इस समय सिद्धार्थ को टोकना ठीक नहीं है, फिर भी वह अपनी उत्सुकता और चिंता को रोक नहीं पाई। मैं डॉक्टर हूं, जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सिद्धार्थ की नजरें वरुण के शरीर पर लगी उन 4 सुइयों स्वर्ण, काष्ठ, जल और पृथ्वी पर टिकी थी। अपनी बात खत्म करते ही उसने सुइयों के पिछले सिरों को धीरे से घुमाना शुरू किया और हर सुई के अंदर अपनी प्राण शक्ति का एक अंश डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उनमें प्राण शक्ति पहुंची, उन 4 सुइयों में हैरान कर देने वाले बदलाव होने लगे। सुइयों से एक धीमी रोशनी निकलने लगी, जिसने हर सुई के चारों ओर एक अंडे के आकार का आभा मंडल बना दिया। सौम्या, लोकेश लोखंडे और मिसेस लोखंडे इस असाधारण नजारे को देखकर दंग रह गए। वे सब फटी आंखों से यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था। अगर वे सिद्धार्थ की तरह योद्धा होते तो इस पल वे सुइयों से निकलने वाली 4 अलग अलग ताकतों को महसूस कर पाते। काष्ठ सुई की जीवन ऊर्जा, जल सुई की ठंडक, पृथ्वी सुई की स्थिरता और स्वर्ण सुई का आक्रामक खिंचाव। अब इसकी जान खतरे से बाहर है। अब अगला कदम है इसकी पसलियों को सही जगह पर बैठाना। सिद्धार्थ ने यह कहा और बेड की बाईं ओर आ गया। उसने टूटी हुई हड्डियों पर कुछ बार अपने हाथ फेरे और दुनिया की सबसे अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पसलियों को उनकी सही जगह पर सेट कर दिया। जैसे ही उसने हड्डियां सेट की, वरुण के शरीर में हल्की हलचल हुई और उसके मुंह से हम्म की एक धीमी आवाज निकली।
यह आवाज सुनकर लोकेश और मिसेस लोखंडे खुशी से झूम उठे। उनके लिए यह इस बात का संकेत था कि उनका बेटा कोमा से बाहर आ रहा है। हड्डियां सेट करने के बाद सिद्धार्थ फिर से उन चारों सुइयों को घुमाने लगा। वह लगातार अपने शरीर की प्राण शक्ति उन सुइयों के जरिए वरुण के जख्मों में भेज रहा था। यह प्रक्रिया देखने में बहुत सरल और उबाऊ लग सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। करीब 10 मिनट के अंदर ही उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। सिद्धार्थ की पिछली बात याद करते हुए सौम्या ने जैसे ही उसके माथे पर पसीना देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे पोंछने लगी, ताकि पसीने की वजह से सिद्धार्थ को देखने में दिक्कत न हो या पसीना मरीज के घावों पर न गिरे। उसने गौर किया कि सिद्धार्थ के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी और वह पूरी तरह से उन सुइयों पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसने अपने होंठ भींच लिए और दोबारा उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। 20 मिनट बाद सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस छोड़ी और एक एक करके चारों सुइयां निकाल ली। उन्हें वापस बक्से में रखने के बाद उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मैं तो थकान से लगभग ढह ही गया हूं। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मुझे आराम करने के लिए एक कमरे की जरूरत है। ऑफिसर सौम्या, क्या आप मुझे बाहर तक सहारा देंगी? मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा। जैसे ही सौम्या ने उसे सहारा दिया, उसने कहा, मिस्टर लोकेश, मुझे आपके 2 बॉडीगार्ड्स की मदद चाहिए होगी। क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं चाहता हूं कि वे मेरे कमरे के बाहर पहरा दें। मैं नहीं चाहता कि जब मैं आराम करूं तो कोई भी मुझे परेशान करे। सौम्या ने देखा कि सिद्धार्थ की हालत काफी खराब थी। उसे सिद्धार्थ के लिए बुरा लग रहा था, हालांकि उसने अपनी चिंता जाहिर नहीं की। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें आराम करने में मदद करूंगी। चिंता मत करो, बॉडीगार्ड्स का इंतजाम हो जाएगा और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वैसे वरुण अब कैसा है? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, वह 1 घंटे के अंदर होश में आ जाएगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि उसे हिलने डुलने ना दिया जाए, वरना सेट की गई हड्डियां फिर से बिगड़ सकती हैं। फिलहाल उसे किसी शांत कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है। उसे अच्छे आराम की जरूरत है। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, और किसी भी डॉक्टर को उसे छूने मत देना। मैं रोज उसे सुइयां लगाऊंगा। अगर वह जल्दी रिकवर करता है तो 10-15 दिनों में बिस्तर से उठ पाएगा। अगर रिकवरी धीमी रही तो 1 महीना लग सकता है। यह पूरी तरह से उसके शरीर की ताकत पर निर्भर करता है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने सौम्या को इशारा किया और वे कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही सौम्या ने डायरेक्टर शर्मा को सारी बात समझाई, जिन्होंने तुरंत सिद्धार्थ के लिए एक अलग कमरे का इंतजाम कर दिया। सौम्या के जाने के बाद लोकेश के 2 बॉडीगार्ड सिद्धार्थ के कमरे के बाहर मुस्तैद हो गए। लोकेश की अनुमति के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जब सौम्या वापस इमरजेंसी रूम पहुंची तो लोकेश और मिसेस लोखंडे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। सौम्या को देखते ही मिसेस लोखंडे खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, सौम्या, क्या सिद्धार्थ वाकई ये कर पाएगा? तुम्हारे अंकल और मैं अभी यही बात कर रहे थे कि क्या हमें डॉक्टरों से वरुण की एक बार फिर जांच करवानी चाहिए। सिद्धार्थ ने पहले ही कह दिया है कि डॉक्टरों को वरुण को छूने न दिया जाए और मुझे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा है। सौम्या का लहजा बहुत सख्त और दृढ़ था। लोकेश ने कहा, हमें डॉक्टर सिद्धार्थ की बात माननी चाहिए। जिस पर यकीन ना हो उसे काम ना दो, और जिसे काम दिया है उस पर शक मत करो। जब हमने उन्हें इलाज के लिए चुना है तो हमें उन पर पूरा भरोसा करना होगा। लेकिन अगर वरुण को कुछ हो गया तो? मिसेस लोखंडे ने घबराहट में पूछा। तो फिर वह ईश्वर की मर्जी होगी, उसे किस्मत पर छोड़ दो। लोकेश ने आह भरते हुए अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया। कुछ ही समय बाद घायल वरुण को इमरजेंसी रूम से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। लोकेश और मिसेस लोखंडे खुद कमरे के अंदर रुके, जबकि सौम्या और बाकी रिश्तेदार बाहर कॉरिडोर में इंतजार करने लगे। वक्त बीतने के साथ सौम्या बार बार अपने फोन में समय देख रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ ने कहा था कि वरुण 1 घंटे में जाग जाएगा। अगर इससे ज्यादा समय लगता तो लोकेश और उनकी पत्नी का भरोसा टूट जाता। उसी समय वे सिद्धार्थ के प्रति अपना नजरिया भी बदल लेते, जो सौम्या बिल्कुल नहीं चाहती थी। जहां एक तरफ वरुण के रिश्तेदार उसके जागने की दुआ कर रहे थे, वहीं इमरजेंसी वार्ड के हेड डायरेक्टर प्रताप इसके उलट सोच रहे थे। उन्होंने लोकेश के सामने बड़े गर्व से कहा था कि सिद्धार्थ का यह आयुर्वेद का तरीका वरुण को कभी ठीक नहीं कर सकता। अगर वरुण जाग जाता तो यह डायरेक्टर प्रताप के मुंह पर एक करारा तमाचा होता। इससे न केवल उनकी साख गिरती बल्कि उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगता। लोकेश के कुछ कहने से पहले ही डायरेक्टर शर्मा उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे थे। 1 घंटे बाद डायरेक्टर प्रताप को वह खबर मिली जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वरुण को होश आ गया था। सबसे पहले लोकेश और मिसेस लोखंडे को ही पता चला।
जब उन्होंने अपने बेटे को धीरे धीरे आंखें खोलते देखा और उसे कमजोर आवाज में पापा और मम्मी पुकारते सुना तो वे दोनों खुशी के आंसू रोने लगे। यह खबर बाहर कॉरिडोर में फैले रिश्तेदारों तक पहुंची और सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर वर्मा और अस्पताल के बाकी डॉक्टरों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सब वरुण को देखने के लिए आईसीयू में जाना चाहते थे, लेकिन लोकेश के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। जब से उनका बेटा ठीक 1 घंटे के अंदर होश में आया था, लोकेश का सिद्धार्थ पर भरोसा और बढ़ गया था। सिद्धार्थ ने कहा था कि डॉक्टरों को बेटे को छूने न दिया जाए और लोकेश ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को सख्ती बरतने का आदेश दे दिया। सिद्धार्थ ने कहा था कि बेटा 10 से 15 दिनों में बिस्तर से उठ सकता है। हालांकि लोकेश और उनकी पत्नी को अभी भी यह बात चमत्कार जैसी लग रही थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि अगर उनका बेटा 1 महीने में भी चलने फिरने लायक हो जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सौम्या के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर भी आज एक दुर्लभ मुस्कान थी। चूंकि वरुण ठीक उसी समय के अंदर जाग गया था जिसका जिक्र सिद्धार्थ ने किया था और सौम्या भी यही चाहती थी। इस समय इमरजेंसी वार्ड के हेड डायरेक्टर प्रताप की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें जलते हुए तवे पर बिठा दिया हो। उनका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वह अपने केबिन में बैठे बस यही सोच रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और सिद्धार्थ से माफी मांगने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंचे जहां सिद्धार्थ आराम कर रहे थे, 2 बॉडीगार्ड्स ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अगली सुबह तक घबराहट और चिंता में डूबे डायरेक्टर प्रताप की आंखों से नींद गायब थी। सुबह होते ही उन्हें अस्पताल के एक मामूली लॉजिस्टिक्स विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इस वक्त किसी का भी ध्यान डायरेक्टर प्रताप के भविष्य पर नहीं था, क्योंकि पूरे अस्पताल की नजरें सिर्फ सिद्धार्थ पर टिकी थीं। पूरी रात आराम करने के बाद जैसे ही सुबह का सूरज उगा, सिद्धार्थ बिल्कुल तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर होकर अपने कमरे से बाहर निकले। जब वह वरुण के आईसीयू वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सौम्या, लोकेश लोखंडे और मिसेस लोखंडे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उन तीनों के चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। जाहिर था कि वे रात भर सो नहीं पाए थे। सिद्धार्थ के कानों ने एक आहट महसूस की। उसे पता चल गया था कि आईसीयू के अंदर वरुण अब भी सो रहा है। उसकी धड़कनें मजबूत थीं और सांसें भी स्थिर थीं, जो इस बात का सबूत था कि रात भर में उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। सिद्धार्थ, तुम जाग गए? डॉक्टर सिद्धार्थ, नमस्ते। सौम्या, लोकेश और मिसेस लोखंडे ने जैसे ही सिद्धार्थ को आते देखा, वे अपनी बात छोड़कर उसके पास आ गए। सिद्धार्थ ने सौम्या को देखकर सिर हिलाया और लोकेश और मिसेस लोखंडे से हाथ मिलाया। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद उसने सहजता से पूछा, छोटे सरकार, यानी वरुण अब कैसे हैं? वह कल रात एक बार जागे थे, ज्यादा कुछ नहीं बोले और फिर से सो गए। तब से अभी तक नहीं उठे हैं, मिसेस लोखंडे ने झट से जवाब दिया। उनकी नजरों में सिद्धार्थ के लिए बहुत सम्मान और कृतज्ञता थी। कल रात वह अपने छोटे बेटे की चोटों को लेकर इतनी परेशान थीं कि उन्होंने सिद्धार्थ को गौर से नहीं देखा था। हालांकि उन्हें लगा था कि वह उनके दिवंगत बड़े बेटे जैसा दिखता है। अब जब उन्होंने सिद्धार्थ को दोबारा देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह और उनका बड़ा बेटा जुड़वा भाइयों जैसे लग रहे थे। अपने दिवंगत बेटे तरुण लोखंडे की याद आते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए और सिद्धार्थ के लिए उनका प्यार और बढ़ गया। सिद्धार्थ जानता था कि वह मिसेस लोखंडे के स्वर्गवासी बेटे जैसा दिखता है। उनके चेहरे के हाव भाव और प्यार भरी नजरों को देखकर वह समझ गया कि वे अपनी ममता उस पर लुटा रही हैं, इसलिए उसने उन्हें देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। जब मिसेस लोखंडे ने उसकी मुस्कान देखी तो उन्हें सिद्धार्थ अपने बेटे जैसा ही लगने लगा। उन्होंने सिद्धार्थ के प्रति एक अनजाना सा अपनापन महसूस करते हुए पूछा, मैंने सौम्या से सुना कि तुम मध्यपुर के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में सब क्या करते हैं? मिसेस लोखंडे, तुम सौम्या के दोस्त हो और वह मुझे आंटी कहती है। तुम भी मुझे आंटी ही कह सकते हो। मिसेस लोखंडे की बातों ने एक ही पल में उनके बीच की दूरी मिटा दी। सिद्धार्थ ने भी बिना किसी झिझक के उन्हें आंटी कहा और बताया, घर में मेरे माता पिता और एक बड़ी बहन है। मिसेस लोखंडे ने कहा, तुमने पहले सौम्या की जान बचाई और अब वरुण की। तुम ठाकुर और लोखंडे दोनों परिवारों के मददगार हो। वरुण को दोस्त बनाना बहुत पसंद है। एक बार वह ठीक हो जाए तो तुम लोग संपर्क में रहना। मुझे यकीन है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनोगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। तभी सौम्या ने कहा, सिद्धार्थ, हम दोस्त हैं, है ना? फिर तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार ने आयुर्वेद का नया क्लिनिक खोला है? वरना मैं भी उद्घाटन के वक्त आती और तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेकर आती। उसकी आवाज में एक हल्की सी शिकायत थी जो शायद उसने खुद महसूस नहीं की, लेकिन बाकी लोगों को साफ सुनाई दे रही थी।
मिसेस लोखंडे और उनके पति लोकेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हमारा परिवार बहुत ही सादगी से भारद्वाज आयुर्वेद क्लिनिक चलाता है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? सौम्या ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। संजीवनी हॉल के मालिक विमल और सूरजभान ग्रुप के वारिस सुमित खुद तुम्हें बधाई देने आए थे। क्या यह तुम्हें सादगी लगती है? अब पूरे मध्यपुर शहर में हर कोई तुम्हारे भारद्वाज आयुर्वेद क्लिनिक के बारे में जानता है। यहां तक कि मैं खुद वहां एक बार चक्कर लगा आई हूं। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा क्लिनिक? बुरा नहीं है। तुम्हारे पापा कम बोलते हैं और बहुत ही सीधे इंसान हैं। वहीं तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही मिलनसार हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। अगर मैं काम का बहाना बनाकर वहां से नहीं निकलती तो शायद वह मुझे लंच के लिए भी रोक लेती। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, मेरी मम्मी शुरू से ऐसी ही है। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। वैसे तुम यहां दिल्ली कैसे आ गई? मेरा ट्रांसफर अब दिल्ली पुलिस स्टेशन में हो गया है। मध्यपुर पुलिस स्टेशन में तो तुम्हारी अच्छी पोस्ट थी, फिर अचानक यहां ट्रांसफर क्यों लिया? क्योंकि मध्यपुर के लगभग सारे केस मैंने निपटा दिए थे और एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रहने से बोरियत होने लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि काम का माहौल और अपना मूड थोड़ा बदल लिया जाए। सिद्धार्थ मुस्कुराया। असली वजह यह तो नहीं कि तुम नहीं चाहती कि हर्ष तुम्हें और परेशान करे। जैसे ही सिद्धार्थ ने हर्ष का नाम लिया, सौम्या का चेहरा एकदम सख्त हो गया। लोकेश लोखंडे को भी शायद हर्ष के बारे में पता था। उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, सौम्या, पिछली बार तुम्हारे मम्मी पापा बता रहे थे कि सत्येंद्र परिवार के उस लड़के के साथ तुम्हारी बातचीत चल रही है। उसमें क्या हुआ? सौम्या काफी चिड़ी हुई दिखी और अपनी भौहें सिकोड़कर बोली, अंकल लोकेश, मैं उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हो गया? लोकेश ने सौम्या के चेहरे को देखकर मामला समझने की कोशिश की और मजाक में कहा, नौजवानों के बीच छोटी मोटी तकरार तो होती ही रहती है। सौम्या ने एक पल के लिए सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर बड़े गंभीर चेहरे के साथ कहा, अंकल लोकेश, मुझे हर्ष में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। जब मैं मध्यपुर में थी तो वह अक्सर मुझे परेशान करता था। अगर हमारे परिवार बरसों पुराने दोस्त ना होते तो मैं अब तक उसे सबक सिखा चुकी होती। मुझे तो वह सत्येंद्र परिवार का लड़का बुरा नहीं लगता। लोकेश ने आह भरते हुए कहा, खैर, जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो छोड़ो। सौम्या, मैं जानता हूं कि तुम रिश्तों की कद्र करने वाली लड़की हो और तुम तरुण को इतनी जल्दी नहीं भूल सकती, लेकिन तरुण को गए अब 1 साल से ऊपर हो गया है। तुम्हें भी अब इस दुख से बाहर आना चाहिए। इतना कहते हुए उन्होंने बड़े अर्थपूर्ण तरीके से सिद्धार्थ की ओर देखा और आगे कहा, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो बेझिझक आगे बढ़ना। मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं और तुम जो भी करोगी हम उसमें हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सौम्या ने अपना सिर झटकते हुए कहा, फिलहाल मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे काम पर है। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही। तभी आईसीयू वार्ड के अंदर से मदद के लिए एक धीमी आवाज आई। सिद्धार्थ ने इसे सबसे पहले सुना और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लोकेश, मिसेस लोखंडे और सौम्या भी उसके पीछे पीछे अंदर भागे। पूरी रात की नींद के बाद वरुण अभी अभी जागा था। वह कल के मुकाबले काफी बेहतर दिख रहा था। अपने माता पिता को अंदर आता देख उसने अपने होंठ हिलाए और एक हल्की सी मुस्कान दी। वरुण की अभी की हालत ऐसी थी जैसे बसंत के मौसम में किसी सूखे पेड़ पर नई कोपलें फूट रही हों और उसमें एक नई जान आ गई हो। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मिसेस लोखंडे अस्पताल के बेड के पास बैठी थी। उन्होंने अपने बेटे का हाथ थाम रखा था और बड़ी चिंता के साथ उससे पूछ रही थी, कल जब मैं जागा था तो पूरे शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन अब काफी बेहतर लग रहा है। वरुण की आवाज अभी भी बहुत कमजोर थी, जिसे सुनकर मिसेस लोखंडे का कलेजा मुंह को आ गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि कल जब वरुण को अस्पताल लाया गया था तो उसका एक पैर मौत के मुंह में था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बड़ी मजबूती से वापस खींच लिया। अब अगर वह एक पूरा वाक्य बोल पा रहा था तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिद्धार्थ बेड की दूसरी तरफ खड़ा था। उसने सौम्या को थोड़ी देर के लिए हटने को कहा, फिर वरुण के ऊपर से कंबल हटाया और उन जगहों को छू कर देखा जहां हड्डियां टूटी थीं। उसने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हारी शारीरिक ताकत काफी अच्छी है। शुरू में मुझे लगा था कि तुम आधे महीने में बिस्तर से उठ पाओगे, लेकिन अब लगता है कि 10 दिन ही काफी होंगे। आज शाम करीब 6 बजे मैं तुम्हें एक और एक्यूपंक्चर सेशन दूंगा और फिर कुछ जड़ी बूटियों वाली दवा लिख दूंगा। उसे कुछ दिनों तक उबाल कर पीना
और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वरुण उलझन भरी नजरों से सिद्धार्थ को देख रहा था। वह कल होश में आने के कुछ ही देर बाद फिर से सो गया था और अपने माता पिता से ज्यादा बात नहीं कर पाया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि सिद्धार्थ ने ही उसकी जान बचाई है। मिसेस लोखंडे ने अपने छोटे बेटे के कान में कुछ कहा। यह सुनने के बाद वरुण की नजरों में सिद्धार्थ के लिए सम्मान और कृतज्ञता भर आई। उसने सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर सिद्धार्थ, तो आपने ही मेरी जान बचाई है। इतने बड़े एहसान का बदला चुकाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार मैं ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं आपको ड्रिंक पर ले जाऊंगा और हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि पूरी तरह से टल्ली न हो जाए। सिद्धार्थ वरुण के बात करने के अंदाज से समझ गया कि वह एक सीधा और साफ दिल इंसान है। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मिसेस लोखंडे ने उसे डांटते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम्हारे पापा डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ ड्रिंक पर जाएं। तुम इस बारे में भूल जाओ। तुम्हारी जान तो बच गई है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ की बात मानूंगा। वरुण ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर पूछा, डॉक्टर साहब, मैं पूरी तरह कब ठीक हो जाऊंगा? मैं शराब कब पी सकता हूं? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, 10 दिन में बिस्तर से उठ सकोगे और 20 दिन का आराम करना होगा। अगर ड्रिंक करना चाहते हो तो कम से कम 1 महीने बाद। वरुण ने कहा, बस 1 महीना? ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूं। चूंकि वरुण को शांति और आराम की जरूरत थी, सिद्धार्थ और बाकी लोग वहां ज्यादा देर नहीं रुके और बाहर निकल गए। लोकेश लोखंडे नाश्ता लेकर आए थे। सौम्या और सिद्धार्थ के साथ नाश्ता करने के बाद वे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चले गए। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के उपमंत्री थे और उनके पास काम का बहुत बोझ था। अब जब उनके बेटे की हालत स्थिर थी और उनकी पत्नी देखभाल के लिए मौजूद थी, तो वे निश्चिंत थे। जाने से पहले लोकेश ने सिद्धार्थ से वादा किया कि जब वरुण अस्पताल से डिस्चार्ज होगा तो वे उसे एक शानदार दावत देंगे। नाश्ते के बाद सौम्या भी पुलिस स्टेशन लौट गई। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर मिसेस लोखंडे से बातें की और फिर अपने काम का वक्त होते देख मालिश कक्ष की ओर चल दिया। पहले जब सिद्धार्थ मालिश कक्ष में आता था तो राहुल के अलावा कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज जैसे ही उसने विभाग में कदम रखा, चाहे वह डॉक्टर हो या इंटर्न, हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और खुद आगे बढ़कर नमस्ते कर रहा था। यहां तक कि विभाग अध्यक्ष दांगी, जो हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखते थे, और सख्त स्वभाव के डॉक्टर सदानंद ने भी सिद्धार्थ को देखकर सम्मान से सिर झुकाया। उनकी नजरों में अब सिद्धार्थ के लिए एक डर मिला हुआ सम्मान था। सिद्धार्थ अच्छी तरह जानता था कि वे उसका सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने लोकेश लोखंडे के बेटे को बचाया है और ऐसा हुनर दिखाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि उनका यह सम्मान उसके हुनर के लिए कम और लोकेश लोखंडे के रुतबे के लिए ज्यादा था। लोकेश लोखंडे के बेटे को बचाने के बाद अब वह लोखंडे परिवार का खास मेहमान था और भला किसकी हिम्मत थी कि उसे नाराज करे। राहुल, जिसके साथ सिद्धार्थ के अच्छे संबंध थे, उसे पहले विभाग की सफाई करने का आदेश दिया जाता था, लेकिन आज कोई उसे हुक्म नहीं चला रहा था। उल्टा कई इंटर्न जो पहले राहुल के साथ बुरा बर्ताव करते थे, अब सफाई करने के लिए आपस में होड़ लगा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम कमाल हो। तुम मरते हुए इंसान को भी बचा सकते हो। अब पूरे दिल्ली अस्पताल में इसी बात की चर्चा है कि तुमने किसी बहुत ही महान गुरु से डॉक्टरी सीखी है। क्या यह सच है? जैसे ही सिद्धार्थ अंदर आया, राहुल तुरंत चमकती आंखों के साथ उसके पास पहुंचा और पूछने लगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत शुक्रिया। राहुल उत्साह में अपने हाथ रगड़ते हुए बार बार सिद्धार्थ का धन्यवाद करने लगा। रातों रात दिल्ली अस्पताल में सिद्धार्थ के हुनर के चर्चे कहानियों की तरह फैल गए थे। लोग कह रहे थे कि उसकी काबिलियत आज के दौर के 4 सबसे बड़े नेशनल डॉक्टरों के बराबर है। राहुल को लगा कि अगर वह सिद्धार्थ के हुनर का एक छोटा सा हिस्सा भी सीख ले तो उसका पूरा जीवन संवर जाएगा। यह देखकर बाकी इंटर्न जलन के मारे पीले पड़ रहे थे। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पहले सिद्धार्थ को भाव क्यों नहीं दिया, जो अब उनकी पहुंच से बहुत दूर लग रहा था। जहां सिद्धार्थ मालिश कक्ष में अपने नाम का डंका बजते देख रहा था, वहीं इमरजेंसी विभाग के पूर्व हेड डायरेक्टर प्रताप, जिन्हें अब लॉजिस्टिक्स विभाग में भेज दिया गया था, लोगों के मजाक और तानों का सामना कर रहे थे। इससे उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। उनके दिल में पछतावा और नफरत दोनों थी। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली इंटर्न मुझे धूल चटा देगा। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, ओ सिद्धार्थ, अभी ज्यादा हवा में मत उड़ो। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे निपट नहीं पाऊंगा।
डायरेक्टर प्रताप की आंखें खून की तरह लाल थीं और उनके चेहरे पर शैतानी भाव थे। जब आसपास कोई नहीं था तो उन्होंने चुपके से अपना फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। भीषण गर्मी के मौसम में मौसम का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। सुबह धूप खिली थी, लेकिन दोपहर होते होते अचानक